ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं कार्तिक खन्ना विश्व योग दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब हम इस सार्वजनिक उत्सव को अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाएंगे। महामारी के इस कठिन समय में हमें परिवार के साथ अधिकतम समय बिताने का मौका मिल रहा है। पिछले 2 महीनों से मैं परिवार के साथ रोज सुबह 1 घंटे योगासन करता हूं। योगासन करने से पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करता हूं। इससे मानसिक शांति भी मिलती है और मैं अपनी पढ़ाई और दूसरे काम बड़े उत्साह से कर पाता हूं। योगासन करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होता है। कोरोना से बचाव के लिए कृपया अधिकतम समय घर पर ही रहें, योगासन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। बहुत ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलें और बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें। स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। सूर्य नमस्कार। इसके अभ्यास से शरीर की समस्त नाड़ियां प्रभावित होती हैं, शरीर में लचीलापन आता है तथा पेट, फेफड़ों एवं मेरुदंड से संबंधित दोष दूर होते हैं। निरंतर अभ्यास से चेहरा कांतिमान बनता है तथा स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्यासना। इस आसन के निरंतर अभ्यास से एकाग्रता में वृद्धि होती है तथा स्वप्न दोष की बीमारियां दूर होती है। पद्मासना शारीरिक एवं भावनात्मक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। इसके निरंतर अभ्यास से एकाग्रता में वृद्धि होती है और मांसपेशियां मजबूत बनती है। चक्रासना। इसके अभ्यास से उदर की मांसपेशियां मजबूत बनती है तथा पाचन क्रिया सुचारू रूप से होने लगती है। पेट भी पतला होता है और शरीर में एक लचीलापन आ जाता है। भुजंगासना। लाभ। स्त्रियों के प्रजनन संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक है, भूख को बढ़ाता है और कब्ज को दूर करता है। शरीर को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाता है। नौकासना। शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, पेट की स्थूलता को कम करता है, साथ ही साथ कमर, गर्दन के दर्द में भी उपयोगी है। धनुरासना। ये मेरुदंड तथा पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, इससे शरीर की दुर्बलता भी दूर होती है। वक्रासना। मेरुदंड को लचीला बनाता है, सामान्य पीठ दर्द के लिए भी उपयोगी है। गोमुखासना। इसके अभ्यास से कमर एवं उसके नीचे के भाग का दर्द दूर होता है, मेरुदंड सीधा होने में भी सहायता मिलती है। अर्धमत्स्येंद्र आसना। ये कब्ज की बीमारी में लाभकारी है, मधुमेह निवारण में भी बहुत उपयोगी है। ये कंधे और पीठ की मांसपेशियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। उष्ट आसना। पाचन, मल निकासन और प्रजनन प्रणालियों के लिए लाभदायक है। एक पाद जानुशिरासन। जांघ तथा पिंडली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। शीर्ष आसन। सभी शारीरिक संस्थानों को शक्ति प्रदान करता है और मस्तिष्क में रक्त संचालन बढ़ाता है। बकासन। कंधों, भुजाओं तथा हाथों की उंगलियों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं रोचक कहानियां। बच्चों, कैसे हो? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कहानी पाठ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चारू। मैं YouTube चैनल कहानी डिपो पर कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, जिसे NBT इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ने किया है। ये कहानी अमवा भैया निमवा भैया पुस्तक संग्रह से ली गई है।
कहानी के लेखक गीजू भाई बधेका हैं। तो आओ अब कहानी सुनते हैं। एक था राजा, उसकी 7 रानियां थीं। उनमें से 6 उसे प्रिय थीं, परंतु एक अप्रिय। प्रिय रानियों के रहने के लिए बड़ी बड़ी हवेलियां थीं, नौकर चाकरों की भी कमी न थी। लेकिन अप्रिय रानी के रहने के लिए टूटा फूटा सा सिर्फ एक झोपड़ा था। उसमें मिट्टी के कुछ बर्तन और एक बूढ़ी दासी थी। अप्रिय रानी के दुखों की कोई सीमा ही ना थी। वो हर समय रोती रहती थी। एक रोज उसने सोचा, इस तरह आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं कोई काम करूं ताकि मन लगा रहे। उसने तुरंत बूढ़ी दासी से कहा, माई, चौक से मेरे लिए रंगीन धागे ले आओ, मुझे चुनरी काटनी है। बूढ़ी दासी तरह तरह के रंग बिरंगे धागे ले आई। रानी ने चुनरी काटनी शुरू की। वो दिन भर इसी काम में लगी रहती। थक जाने पर रात में नींद भी अच्छी आती। चुनरी में रानी ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोर मोरनी, तोता मैना जैसे कई परिंदे बनाए। हाशिए पर हरी हरी बेल बनाई। पूरा 1 साल का समय लगा चुनरी तैयार होने में। रानी ने उसे अपने झोपड़े के दरवाजे पर पर्दे की तरह टांग दिया। एक रोज राजा हाथी पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजरा। यकायक हाथी के पैर वहीं रुक गए। रंगीन चित्रों वाली चुनरी देखकर राजा दंग रह गया। उसने सोचा, भला इतनी बढ़िया चुनरी किसने काढ़ी होगी। उसने तुरंत सिपाही से कहा, पता लगाओ उस झोपड़े में कौन रहता है। राजा को पता चल गया कि वह झोपड़ा अप्रिय रानी का है और चुनरी भी उसी ने काढ़ी है। राजा उस पर प्रसन्न हो गया। अब वह रोजाना उसके घर जाने लगा और धीरे धीरे अपनी चहेती रानियों को जैसे भूल ही गया। 9 महीनों बाद अप्रिय रानी के मां बनने का समय आ पहुंचा। बाकी रानियों ने सोचा, इसके बच्चे को मरवा डालना चाहिए, वरना वो बड़ा होकर राजा का वारिस बनेगा। उन 6 रानियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और दाई को बुलाकर कहा, सुनो, अगर 7वीं रानी के लड़का हुआ तो तुम उसे जिंदा ही बगीचे में गाड़ देना, हम तुम्हें खुश कर देंगे। और ये क्या, 7वीं रानी के सचमुच लड़का पैदा हुआ। चांद सा मुखड़ा, कान्हा सी मुस्कान। दाई ने उसे चुपके से उठाकर बगीचे में गाड़ दिया। यही नहीं, एक बड़ा सा पत्थर लाकर रानी के बगल में रख दिया। राजा ने पूछा, लड़का या लड़की? दाई ने कहा, पत्थर है महाराज। राजा बेवकूफ था। उसने मान लिया कि रानी की कोख से पत्थर ही पैदा हुआ होगा। 1 साल और बीता। रानी को एक और बेटा हुआ, पहले से अधिक सुंदर, कान्हा से घुंघराले बालों वाला। लेकिन दाई उसे भी बगीचे में गाड़ आई। थोड़ी देर बाद राजा आया। उसने उत्सुकता से पूछा, लड़का या लड़की? जवाब वही मिला, पत्थर है महाराज। समय के साथ रानी ने 6 राजकुमारों और 1 राजकुमारी को जन्म दिया। सब राजकुमार एक से बढ़कर एक, और राजकुमारी इंद्र की अप्सरा समान। लेकिन दाई के दिल में दया कैसी, वो तो एक के बाद एक सबको बगीचे में गाड़ दी गई। साल भर बाद बगीचे में 7 पेड़ उगे। 6 पेड़ आम और नीम के और 1 इलायची का। 6 भाइयों के और 1 बहन का। एक रोज सवेरे सवेरे माली बगीचे में सफाई कर रहा था। तभी उसकी झाड़ू इलायची के पेड़ को छू गई। पेड़ डोलने लगा। डोलते डोलते कहने लगा, अरे अम्बा भैया,
भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। आम का पेड़ बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है माली हमको पिलावे पानी। यह सुनकर माली हैरान रह गया। होश में आया तो दौड़कर चौकीदार के पास पहुंचा। फिर बोला, गजब हो गया, गजब हो गया, पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं, यकीन ना हो तो खुद चलकर सुन लो। जैसे ही चौकीदार ने इलायची के पेड़ को छुआ, पेड़ बोल उठा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। इस बार नीम बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये है चौकीदार, करे हमारी रखवाली। चौकीदार ने सोचा, ये तो सचमुच का चमत्कार है। उसने जाकर थानेदार से कहा। थानेदार के साथ भी वही हुआ। थानेदार ने दीवान से कहा, दीवान ने राजा से। राजा खुद बगीचे में आया, इलायची के पेड़ को हिलाकर देखा, तभी आवाज उभरी, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। सुनकर आम हंसा, फिर बोला, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है हमारा पिताश्री अज्ञानी। सुनते ही राजा अचंभे में पड़ गया। तभी वहां सभी रानियां आ पहुंची। एक रानी ने सच्चाई जानने के लिए इलायची के पेड़ को हिलाया। तुरंत पेड़ बोल उठा, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। इसका जवाब नीम ने दिया, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है इस जग की बैरिन न्यारी। अब तक वहां सातवीं रानी भी आ पहुंची थी। अब बारी भी उसी की थी। उसने हौले से इलायची के पेड़ को छुआ। तुरंत आवाज उठी, ओरे अम्बा भैया, रे निम्बा भैया, कौन डुलावे इलायची बहना को दैया। आम के पेड़ ने खुशी खुशी जवाब दिया, प्यारी प्यारी हमारी गुड़िया रानी, ये तो है मम्मी परियों की रानी। सातवीं रानी ने एक बार को चहक कर बोला, अरे ये तो मेरी संतान बोल रही है। राजा ने सोचा, आखिर बात क्या है, इसका राज क्या है। उसने दाई को बुलवाया और डांट कर कहा, अगर सारी बात सच सच नहीं बताओगी तो मार मार कर कचूमर बना दूंगा। दाई ने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी असली चमत्कार हुआ। आम और नीम के पेड़ों में से भाई निकले और इलायची के पेड़ में से बहन निकली। सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। राजा ने उसी दिन 6 रानियों का सिर मुंडवा कर ऊपर चूना पुतवाया और नगर से खदेड़ दिया। फिर राजा ने 7वीं रानी को बच्चों सहित शानदार हवेली में बसाया। तो ये थी कहानी अम्बा भैया निम्बा भैया, जो आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सौजन्य से सुन रहे थे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। तुलसी कृत ये कथा
भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन में। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिय एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु
सहित सेन सुत कीन्ही विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबिनी सिनासा, भंजेउ राम आपु भव चाकू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबु को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिय महेश जिय जानी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 संक्रमण के ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,13,831 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 9,120 मरीज ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 54% से अधिक है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 1,89,869 जांचें की गई हैं। हालांकि दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं,
लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी सकारात्मकता दर भी बढ़ती जाएगी। हल्के या सीमित लक्षणों वाले मरीजों के द्वारा फेविपिराविर दवा लिए जाने को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके उपयोग से पहले मरीजों को एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने गलवान घाटी मुद्दे पर सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। राजनीतिक दलों ने भारतीय शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। भारत ने लद्दाख, उत्तराखंड और अन्य स्थानों पर चीन से लगती अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना कड़ी निगरानी कर रहे हैं। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार से गरीब कल्याण रोजगार योजना आरंभ की है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण हिस्सों में रोजगार उपलब्ध करवाना है। 50,000 करोड़ रुपए वाला ये अभियान भारत के ग्रामीण हिस्सों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 125 दिनों में गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की 25 विभिन्न योजनाएं आरंभ की जाएंगी। पहले चरण में इनसे देश के 116 जिलों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कल सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए और सभी नियमों का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने घरों में ही मनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि कोविड-19 महामारी और तेजी से फैल रही है। वैश्विक इकाई विश्व स्वास्थ्य संगठन के ध्यान का केंद्र अब दक्षिण अमेरिका है। ब्राजील में संक्रमण के 10 लाख से ज्यादा मामले हैं। पेरू, चिली और मेक्सिको जैसे अन्य देश इस महामारी के साथ साथ गरीबी से भी लड़ रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमान्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम्। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है यूएनएससी की सीट के लिए भारत निर्वाचित। आलेख राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है। इसने 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। यूएन चार्टर ने 5 गैर निर्वाचित सदस्य चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका तथा सोवियत संघ और 2 वर्ष के कार्यकाल में अपनी सेवा देने वाले 10 निर्वाचित सदस्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को बनाया। यूएन चार्टर ने यूएनएससी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी दी है। अगस्त 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1950-51 के कार्यकाल के लिए भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक रिक्त सीट के लिए निर्वाचित हुआ। तब से सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत 7 बार निर्वाचित हो चुका है। औसतन ये कार्यकाल 1 दशक में 1 बार है। सुरक्षा परिषद में भारत का गत कार्यकाल दिसंबर 2012 में समाप्त हुआ।
नवंबर 2013 में 8वें कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी का संदेश भारत तथा इस्लामिक गणतंत्र अफगानिस्तान से एक साझा संचार व्यवस्था के अंतर्गत UNGA को दिया गया। इसके बाद भारत के पक्ष में 2021-2022 की रिक्ति के लिए अफगानिस्तान ने अपनी उम्मीदवारी को वापस लेने का निर्णय लिया। 2021-2022 के लिए 5 खाली निर्वाचित सीटों के लिए 17 जून 2020 को UNGA में हुए चुनाव में एशिया प्रशांत समूह के 54 सदस्य राज्यों के समर्थन वाला भारत एकमात्र उम्मीदवार था। भारत इंडोनेशिया का स्थान लेगा। भारत 2/3 से अधिक के बहुमत से निर्वाचित हुआ। कुल 193 मतों में से भारत को 184 मत मिले। कोविड-19 महामारी के कारण सीक्रेट बैलेट में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब UNGA ने अपने सभी 193 सदस्य राज्यों को लेकर एक पूर्ण अधिवेशन नहीं बुलाया। प्रत्येक शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व एक विशेष नामांकित प्रतिनिधि ने किया, जिन्होंने UNGA हॉल में एक निर्धारित समय पर अपने वोट दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारत की वरीयताओं का खुलासा 5 जून 2020 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। अपने इस कार्यकाल के दौरान भारत का व्यापक उद्देश्य एक सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए एक नए दिशा निर्देश नॉर्म्स की नींव डालना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जटिल चुनौतियों में प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य के अनुकूल एक सुधारित सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र को बनाने के लिए आवश्यक है। इस ढांचे के अंतर्गत वरीयता के रूप में आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद की परिणामोन्मुख कार्रवाई को जारी रखने का उद्देश्य भारत का है। आतंकवादियों द्वारा साइबर स्पेस के दुरुपयोग, मौजूदा सुरक्षा परिषद प्रतिबंध के नियमों को लागू करना और आतंकी वित्त के प्रवाह को रोकने पर कार्रवाई करने के लिए परिषद का फोकस बढ़ाना भारत का उद्देश्य है। इसमें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF जैसे निकायों के साथ परिषद के मौजूदा तालमेल का निर्माण शामिल होगा, जहां भारत एक सक्रिय सदस्य है। सुरक्षा परिषद के एक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के 13 सक्रिय शांति रक्षक मिशनों के लिए अधिक स्पष्टता, दिशा और व्यावसायिकता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। महिला शांति रक्षक समेत वर्तमान में भारत इन मिशनों के लिए लगभग 6000 सैनिकों का योगदान करता है, जिनकी तैनाती मुख्य रूप से दक्षिण सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लेबनान में की गई है। सुरक्षा परिषद में भारत की तीसरी प्राथमिकता परिषद की कार्यसूची पर संघर्षग्रस्त क्षेत्र में मानवता की भावना वाले लचीले समाजों के निर्माण के साथ प्रौद्योगिकी को लागू करने संबंधी नियम विकसित करने की होगी। संवाद के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता तथा परस्पर सम्मान पर भारत का परंपरागत विश्वास इस गतिविधि का प्रेरक बल होगा। सुरक्षा परिषद में भारत का चुनाव ऐसे समय पर हुआ है जब परिषद की प्रभावशीलता पर अमेरिका तथा चीन के बीच बढ़ते ध्रुवीकरण का असर पड़ रहा है। इस ध्रुवीकरण ने कोविड-19 से निपटने के वैश्विक प्रयासों को स्पष्ट राजनीतिक समर्थन देने संबंधी एक प्रस्ताव को अंगीकार करने से परिषद को पहले ही रोक दिया है। एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता इस परिषद के समक्ष चुनौतियों को एक अन्य मोड़ देती है। 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। उस दौरान ये सुरक्षा परिषद का एक सदस्य भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा विकास के बीच एक अविभाज्य संपर्क कायम करने में परिषद को प्रोएक्टिव बनाने की दिशा में नेतृत्व करने का भारत को ये एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।